हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है और आगे क्या क्या होगा। तो पहले डिफ्यूजन पोटेंशियल, फिर नर्स पोटेंशियल, नर्स इक्वेशन, फिर गोल्डन मैन इक्वेशन आएगी, फिर उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद बात करेंगे और उसका जेनेसिस और उससे क्या क्या प्रॉफिट होते हैं और सोडियम पोटेशियम पंप। डिफ्यूजन पोटेंशियल का दूसरा नाम होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये होता क्यों है? तो ये बेसिकली होता है डिफ्यूजिबल आयंस की वजह से। जैसे ये मेरी मान ली, ये मेरी हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक, और ये मेरा है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का एरिया और ये है मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एरिया। तो हम बेसिकली देखते हैं जो हमारा पोटेशियम आयन होता है वो इंट्रासेलुलर में ज़्यादा होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर में बहुत कम होता है, ठीक। तो इन दोनों के कारण एक पोटेंशियल जनरेट होता है इनकी ओन एरिया में। जैसे मान लीजिए मेरा कुछ पॉजिटिव या पोटेशियम इधर चला गया, ठीक, और यहाँ जाके बढ़ गया और यहाँ कम हो गया, तो इन दोनों के कारण एक यहाँ कुछ पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा, एक यहाँ कुछ पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा, ठीक। इन्हीं दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन पोटेंशियल, ठीक। तो अब इसको ये तो समझ में आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं डिफिनेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड अक्रॉस a membrane when a ion diffusion along its concentration gradient, ठीक। जब आयन अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा और उसके मूव करने की वजह से एक जगह कम कंसंट्रेशन होगी, एक जगह ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, तो दोनों तरफ एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा पोटेंशियल का। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो अब बात करते हैं नर्स पोटेंशियल की। नर्स पोटेंशियल का दूसरा नाम होता है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल नाम से समझ में आ रहा होगा कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा और उस पोटेंशियल को हम लोग बोल देंगे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, ठीक। तो इसमें होता क्या है? तो जब आयंस डिफ्यूज कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कोई भी आयन इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। उस पॉइंट को और उसके पोटेंशियल को हम बोल देते हैं नर्स पोटेंशियल। और डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफ्यूजन पोटेंशियल लेवल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन दैट एग्जैक्टली अपोजेस द नेट डिफ्यूजन ऑफ पर्टिकुलर आयन। अगर किसी भी आयन के डिफ्यूजन को अपोज किया जाएगा तो जिसकी वजह से कोई भी आयन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, और इसी पॉइंट को या इसी इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन को ही हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। अब बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पहली तो होती कैसी है और दूसरी बात उसमें आयन का डिफ्यूजन कैसे होता है या उसमें आयन कैसे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब वो कुछ आयन को ट्रांसफ़र करेगी और कुछ को ट्रांसफ़र होने नहीं देगी। जो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं उनको बोलते हैं नॉन डिफ्यूजिबल आयंस या अनडिफ्यूजिबल आयंस, ठीक। और जिनको पास करने देगी उनको बोलेंगे डिफ्यूजिबल आयंस, ठीक। अब इनके डिफ्यूजिबल होने की वजह से और कुछ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की वजह से एक इनइक्विलिब्रियम या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम। अब नाम में तो इक्विलिब्रियम आ रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, तो इसको कैसे समझे? तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो डिनोट कर रहा है चार्ज को, मतलब जो दोनों तरफ चार्ज है। जैसे मान लीजिए अगर एक जगह 100 कटायन है, ठीक, इंट्रासेलुलर में या एक्स्ट्रा सेलुलर में, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर में 100 कटायन है तो इंट्रासेलुलर में भी 100 कटायन होंगे, भले ही वो कटायन 90 पोटेशियम की वजह से हो और 10 कैल्शियम की वजह से हो। बाकी जो बाहर मान लो इसमें 90 सोडियम की वजह से होंगे और 10 पोटेशियम हो गए। ओवरऑल चार्ज सेम है लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर आयन है वो डिफरेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम। समझिए। अब दूसरा बात आता है कि गिब्स डोनर फिनोमिना क्या होता है भाई। तो जो हमारा सेल होता है, ये हमने मान लिया मेरा सेल है, और जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर कुछ अनपरमिएबल या नॉन परमिएबल आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जिसकी वजह से ये होता है। अब इसको समझते हैं कि होता क्या है। जब हमारा सेल है उसके अंदर नॉन परमिएबल्स आयन प्रेजेंट है जो कि एक हमेशा उसको
नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे, हमेशा नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे। अगर मान लिया उसमें जो पॉजिटिव था, अगर जो थोड़ा बहुत हमारा पॉजिटिव था, अगर वो बाहर चला जाएगा तो इसमें तुरंत से नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा बहुत पॉजिटिव था वो भी बाहर चला गया, जिसकी वजह से नेगेटिव तो हमेशा प्रेजेंट ही था, तो वो हमेशा पोटेंशियल चाहता ही था नेगेटिव हो, और नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, इस नेगेटिव पोटेंशियल को मेंटेन करता है जो नेगेटिव पोटेंशियल, उसी को बोलते हैं, उस फिनोमिना को बोलते हैं गिब्स डोनर फिनोमिना। तभी जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन की पोटेंशियल होती है वो नेगेटिव होती है, तभी हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो -90 मिली वोल्ट होता है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। इसके बनने के लिए और भी कारण है, लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया है कि ये भी एक कारण होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक, तो पहले कैटायंस हमारे जो इंट्रासेलुलर में होते हैं वो मेनली पोटेशियम होता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर में होते हैं वो सोडियम होता है और एक कैल्शियम होता है। अगर जब पोटेशियम की कंसनट्रेशन इंट्रासेलुलर में ज़्यादा है तो वो अंदर से बाहर की ओर जाएगा मतलब इंट्रासेलुलर से आउटसाइड जाएगा। ठीक, और जो सोडियम है उसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा है। ठीक है, तो वो अंदर की तरफ मूव करेगा। वही जो फॉस्फेट और प्रोटीन है ये तो नॉन मूवेबल है, तो बाहर जा नहीं पाएंगे, लेकिन जो क्लोरीन है उसकी कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो वो अंदर की ओर भागेगा। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे पोटेंशियल जनरेट करते हैं। तो जो हमारा सोडियम था या पोटेशियम था, पहले पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पोटेशियम था वो इंट्रासेलुलर में बहुत ज़्यादा था। अगर ज़्यादा था तो इसकी वजह से वो एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है अंदर, लेकिन जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर में जाने लगेगा तो आउटसाइड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट होने लगेगी, और जो इनसाइड थी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, जिसको हम बोल देंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। जैसे अगर पोटेशियम बाहर जाने लगा तो एक टाइम पे वो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल नेगेटिव ले जाएगा। कितना नेगेटिव ले जाएगा? तो उसकी वैल्यू होती है -94 मिली वोल्ट। और कैसे होगी? अब जो अंदर सेल पॉजिटिव थे अगर वो बाहर जाते आएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो अंदर का पोटेंशियल था वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, जो कि होता है -94 मिली वोल्ट। वहीं देखते हैं सोडियम का। सोडियम में जो एक्स्ट्रा सेलुलर में इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, वहीं इंट्रासेलुलर में इसका अमाउंट कम होता है। तो जिसकी वजह से अगर सोडियम एक्स्ट्रा से इंट्रासेलुलर में आया, अगर सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में आया तो एक्स्ट्रा सेलुलर में तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट करेगा, वाइल जो इंट्रासेलुलर में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल सेल के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू +61 मिली वोल्ट होती है। ठीक, ये बेसिक। अब बात आती है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन बेसिकली क्यों इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द नस्ट पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला है कि जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है वो RT/ZF ln कंसंट्रेशन आउटसाइड बाय कंसंट्रेशन इनसाइड। इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल +-61.5 लॉग कंसंट्रेशन आउटसाइड बाय कंसंट्रेशन इनसाइड। अब इसमें जो कांस्टेंट यूज किए गए थे उनकी वैल्यूज़ क्या होती है? जो R है वो गैस कांस्टेंट को डिनोट करता है, वाइल जो T है टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, और जो Z है वो वैलेंसी को डिनोट कर रहा है, वाइल F है फैराडेज कांस्टेंट। ठीक, ये प्लस और माइनस का डिनोट करता है। प्लस और माइनस बेसिकली चार्ज को डिनोट करते हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पॉजिटिव या कैटायंस, अगर हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कैटायंस का निकाल रहे हैं तो हम पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, वहीं जब हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनायंस का निकाल रहे हैं तो हम नेगेटिव चार्ज पुट करेंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द
Nernst potential of potassium ion when the concentration of potassium ion inside is 10 times greater than the outside. इसका आप आंसर निकालिएगा, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि क्या होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आयंस का सेल के अंदर और बाहर। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन फर्स्ट लेते हैं, सोडियम आयन। सोडियम आयन आउटसाइड होता है 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, वाइल जो इनसाइड होता है इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन होती है 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। वही पोटेशियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड होती है 4 इक्विवेलेंट पर लीटर और इनसाइड होती है 140 इक्विवेलेंट पर लीटर। अब वैल्यूज ऑफ ईपी मैंने लिख रखा है, डायरेक्ट लिख दिया है। जो सोडियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है वो +61 मिली वोल्ट होता है, वाइल जो पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है वो होता है -94 मिली वोल्ट। आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करिएगा इनकी वैल्यूज़ और चेक करके देख लीजिएगा यही आ रही कि नहीं आ रही। अब मैंने माइनस और प्लस का रेफरेंस मैंने पीछे बता दिया है कि कैसे इसको नेगेटिव पोटेंशियल डिनोट किया है और कैसे इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल डिनोट किया है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड्समैन इक्वेशन। गोल्ड्समैन इक्वेशन बेसिकली जब 3 से 4 आयन सेल से डिफ्यूज़ कर रहे हैं तब हम गोल्ड्समैन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो गोल्ड्समैन इक्वेशन बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला पोलैरिटी, दूसरा परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयन इनसाइड और आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इसका बेसिकली निकालने का तरीका क्या होता है, तो गोल्ड्समैन इक्वेशन होती क्या है, सम ऑफ इक्विलिब्रियम पोटेशियम मल्टीप्लाई बाय परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। जो आयन होगा या तो पूरी तरह परमिएबल होगा या तो पूरी तरह नॉन परमिएबल होगा। जो परमिएबल होगा उसके लिए 1 लिखेंगे और जो नॉन परमिएबल होगा उसके लिए हम 0 लिखेंगे। ओके, सो इन फॉर्मूले में आप कंसंट्रेशन पीछे से देख लीजिएगा और परमेबिलिटी पुट करके आप मेरे को इनकी वैल्यूज़ बताइए कि किसकी कौन सी क्या वैल्यू आएगी। ओके, जो हमारी गोल्ड्समैन इक्वेशन होती है वो बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकालने के काम आती है। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम समझेंगे क्या होती है और उसका जेनेसिस कैसे होता है और सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।